हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। आई एम जीएस राय। तो आज हम नया टॉपिक या नया लेक्चर सीरीज शुरू कर रहे हैं। ये है इंडियन इकोनॉमी की। ये एक नया सब्जेक्ट है, इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था। जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि आप लोग हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, पॉलिटी क्यों पढ़ते हैं, उसी ही तरह से हम लोग इकोनॉमी क्यों पढ़ते हैं। एक सिविल सर्वेंट को इकोनॉमी पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ती है। तो सबसे पहले एक सिविल सर्वेंट की बात छोड़िए, एक इंसान को इकोनॉमी की जरूरत क्यों पड़ती है। जितनी भी लेन देन की चीजें हैं वो सारी इकोनॉमी के अंदर ही लाई करती हैं। जितने भी तरह का लेन देन संभव है वो इकोनॉमी की वजह से है। तो इसलिए इकोनॉमी के बारे में बेसिक जानकारी होना बहुत जरूरी है। इकोनॉमी के बारे में सिविल सर्वेंट को, क्योंकि कल को उसने पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना है, पॉलिसीज को बनाना है, इसलिए उसको इंडियन इकोनॉमी की समझ होनी चाहिए और इकोनॉमी की भी समझ होनी चाहिए कि इकोनॉमी के सिद्धांत किस तरह से काम करते हैं, क्या सेक्टर्स हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम हमारे सब्जेक्ट इंडियन इकोनॉमी के अंदर अच्छे से कवर करेंगे। इंडियन इकोनॉमी सब्जेक्ट को आपको यहाँ पर 16 लेक्चर्स में, अलग अलग लेक्चर्स में डिवाइड किया गया है। ये 16 पार्ट्स में आपको ये जो पूरी सीरीज मिलेगी, आप लोग देख सकते हैं। ये 16 पार्ट्स इधर इंग्लिश में लिखे हुए हैं और इस साइड हिंदी के अंदर लिखे हुए हैं। तो आज हम हमारा फर्स्ट पार्ट जो शुरू करेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसके अंदर की हम बेसिक चीजों के बारे में बात करेंगे और फिर हम इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो हमारे पहले चैप्टर का नाम क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक समृद्धि। शुरू करते हैं। बाइलिंगुअल रहेगी क्लास, कोई किसी को डाउट नहीं होगा। कुछ पूछना है क्लास के बाद आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर अगर एप्लीकेशन पे देख रहे हैं तो डायरेक्ट हमें मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा कोई डाउट हो तो आपके लिए हमेशा हमारी लाइंस ओपन है। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे विजिट करके बाकी सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन आप लोग ले सकते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको चैप्टर थोड़ा सा लेंथी हो सकता है। जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं लाइन टू लाइन पढ़ाऊंगा आपको, कि सिर्फ लाइन टू लाइन डिक्टेट भी करूंगा और लाइन टू लाइन आपको अंडरलाइन करके बताऊंगा कि इस चीज के अंदर इसके इंपॉर्टेंट वैल्यू ज्यादा है, इसमें से एग्जामिनर ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछता है। और जिसकी जरूरत नहीं है उसका मैं पूरा आपको लिस्ट बता दूंगा कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। आपको फिर वो खुद से जाके नोट से आपको एक बार खुद पढ़ लेना है, ताकि आपका टाइम भी सेव हो जाए और आपको चीजें भी सारी समझ आ जाए। पहला चैप्टर देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक समृद्धि। इकोनॉमी है क्या? Economics is the social science that studies the production, distribution and consumption of goods and services. अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है जिसके अंदर की प्रोडक्शन के बारे में, जिसको क्या बोलते हैं, उत्पादन, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जिसको कि वितरण, और कंजप्शन जो कि उपभोग, इन तीनों चीजों का अध्ययन करते हैं। इन चीजों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स। सिंपल, आपने डेफिनेशन देख ली। कई बार एग्जामिनर डायरेक्ट ही ये जो डेफिनेशन ही पूछ लेता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, 4 ऑप्शंस दे देगा और यही वर्डिंग आपको वहां पे पता होनी चाहिए। उसके बाद इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए दो हम पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो का क्या मतलब होता है कि थोड़े से एक, यहाँ पर देख लीजिए, एक बड़े लेवल पर उसको बोलते हैं मैक्रो, और माइक्रो क्या है? बिल्कुल छोटे लेवल पर। जैसे माइक्रोस्कोप से आप चीजें देखते हैं, बिल्कुल सूक्ष्म चीजें, बिल्कुल छोटी चीजें माइक्रोस्कोप से देखते हैं। तो आप इससे थोड़ा सा याद रख लीजिए कि माइक्रो बहुत छोटा, मैक्रो उससे थोड़ा बड़ा। यहाँ पर देखिए क्या डेफिनेशन है, दोनों की डेफिनेशन देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट एनालाइसिस द एंटायर इकोनॉमी, मीनिंग एग्रीगेटेड प्रोडक्शन, consumption, savings and investment, and issue affecting it including the unemployment of resources, labor, capital and land, inflation, economic growth, and the public policies that address these issues, monetary, fiscal और other policies। तो ये एक बड़े लेवल पे इकोनॉमी को स्टडी करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसके अंदर की प्रोडक्शन के बारे में, कंजप्शन के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में स्टडी किया जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में इसके अंदर स्टडी किया जाता है, क्या कारण है, ग्रोथ के बारे में स्टडी किया जाता है, इन्फ्लेशन के बारे में मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी किया जाता है। पब्लिक पॉलिसीज, उसको भी यहाँ पर, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी, आगे बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, फिस्कल पॉलिसी क्या है, कौन बनाता है, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, वो चीजें आगे हम डिस्कस करेंगे। तो मैक्रो एक बड़े लेवल पर एक देश की अर्थव्यवस्था, देश की वृद्धि, देश की एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, लेबर, प्रोडक्शन, एक देश के बारे में, एक बड़े राज्य के बारे में, उसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, बड़े लेवल पे। फिर हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये होता है द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक बिहेवियर ऑन इंडिविजुअल
एजेंट सच एज पर्टिकुलर कंपनी, वर्कर और हाउस होल्ड। किसी एक वर्कर की ज़रूरतों के बारे में पढ़ना, किसी एक कंपनी की ज़रूरतों के बारे में पढ़ना, उसकी आउटपुट के बारे में पढ़ना, किसी एक घर के बारे में, उनकी ज़रूरतों के बारे में पढ़ना, उसको क्या कहते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो हिंदी के अंदर देख लीजिए, समष्टि अर्थशास्त्र जो कि बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमी को, समष्टि अर्थशास्त्र और व्यवस व्यष्टि अर्थशास्त्र ये बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स को। सारी चीज़ें ये लिखी हुई हैं, सेम जो मैंने आपको बताई हैं वही चीज़ें लिखी हुई हैं। उसके बाद आगे कुछ अर्थव्यवस्था के प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। ये तो थे कि इकोनॉमी को किस तरह से दो पैटर्न में बांट के हम लोग पढ़ते हैं। इकोनॉमी को पढ़ने के लिए दो हमने कैटेगरी इन को डिवाइड कर दिया। उसके बाद टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। सबसे पहले ट्रेडिशनल इकोनॉमीज, पारंपरिक अर्थव्यवस्था। इसके अंदर क्या होता था? बार्टर सिस्टम चलता था, मतलब पैसे का यूज उस टाइम पे बिल्कुल नहीं किया जाता था। पैसे का यूज ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था। किसी को जरूरत है चावल की तो वो चावल खरीदेगा, लेकिन जिसके पास चावल है उसको फिर बदले में क्या देगा? क्योंकि पैसा तो उस टाइम चलता नहीं था। तो जिसने चावल खरीदने हैं वो जिससे चावल खरीदेगा उसको पूछेगा कि भाई तुझे किस चीज की जरूरत है, तू बता। अगर वो चीज मेरे पास अवेलेबल है तो फिर हम लोग क्या है, आदान प्रदान कर लेते हैं। तो उसको उस टाइम पे बार्टर सिस्टम कहा जाता है, और ये ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स है के अंदर ही हम पढ़ते हैं बार्टर सिस्टम को। सच इकोनॉमिस्ट बिलीव इज ओनली प्रोडक्शन व्हाट एंड हाउ मच दे रिक्वायर। बस उतनी ही प्रोडक्शन की जाती है ट्रेडिशनल इकोनॉमी में जितनी की किसी को खुद के लिए रिक्वायरमेंट हो, बस उतनी ही यहाँ पर प्रोडक्शन की जाती है। और दे फाइंड नो नीड टू प्रोड्यूस एनी मार्केट सरप्लस। वो यहाँ पर बेचने के लिए चीजों को प्रोड्यूस नहीं करते। तो ये ट्रेडिशनल इकोनॉमीज की क्या है, डेफिनेशंस मान लीजिए या इसके फीचर्स मान लीजिए, वो अपने हिसाब से आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। बस ये समझने के लिए कि ट्रेडिशनल इकोनॉमी क्या है, कि अपने लिए उगा लिया, अपनी जरूरतों के लिए उगा लिया, मार्केट में नहीं बेचना है, सिर्फ खुद के बारे में सोचना है। ट्रेडिशनल इकोनॉमीज के अंदर सिर्फ खुद के और खुद के परिवार के बारे में सोचना है, देश दुनिया से किसी को कोई मतलब नहीं है। ये क्या काम था ट्रेडिशनल इकोनॉमीज के अंदर। उसके बाद ये है मार्केट इकोनॉमी। क्या बोलते हैं? बाजार अर्थव्यवस्था। अब नाम से ही पता चल रहा है बाजार, तो इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर देर इज वन सेंट्रलाइज्ड पावर मोस्ट इन द, सॉरी ये तीसरा हो गया, मार्केट इकोनॉमी। देर इज नो इन्वॉल्वमेंट और इंटरफेरेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट और एनी सच कंट्रोलर पावर। क्योंकि सारी चीजें किसके द्वारा ड्राइव की जाती है? मार्केट के द्वारा। जो चीजें डिमांड में है उन्हीं चीजों को प्रोड्यूस किया जाएगा। जिन चीजों की डिमांड रहती है, मार्केट डिमांड करती है, उन्हीं चीजों को प्रोड्यूस करती है जो इकोनॉमी, उसको क्या बोलते हैं? मार्केट इकोनॉमी। समझ आया आपको? ट्रेडिशनल इकोनॉमी, फिर आया मार्केट इकोनॉमी। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए। यूएसए, हांगकांग मार्केट इकोनॉमी के बाजार अर्थव्यवस्था के एग्जांपल्स। फिर आती है नेक्स्ट कमांड इकोनॉमी या फिर प्लान्ड इकोनॉमी। अब एक घर की बात करें तो घर के लिए प्लान घर के बड़े सदस्य बनाते हैं। अगर एक देश की बात करें तो वहां की सरकारें जो प्लान्स बनाती हैं। तो जो प्लान्ड या फिर कमांड, कमांड कौन दे सकता है? अगर किसी राज्य की बात की जाए तो उसका राजा कमांड दे सकता है। अब राजा प्रजा वाला सिस्टम खत्म हो चुका है, तो अब देश के प्रधानमंत्री या देश के राष्ट्रपति वो कमांड दे सकते हैं। तो कमांड इकोनॉमी क्या है? जिसके अंदर की कुछ पावर जो है, सेंट्रलाइज्ड पावर गवर्नमेंट होती है। तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है किन चीजों की जरूरत है इकोनॉमी में, किन चीजों की जरूरत नहीं है। तो डिमांड एंड सप्लाई को कंट्रोल कौन करता है? गवर्नमेंट कंट्रोल करता है। यहाँ पर डिमांड सप्लाई मार्केट कंट्रोल करती है, यहाँ पर कौन करती है कंट्रोल? गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। और यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि खुद के लिए ही लोग कमाते हैं, बेचने के लिए लोग नहीं कमाते। यहाँ पर नहीं उगाते, बेचने के लिए चीजें नहीं उगाते, प्रोड्यूस नहीं करते। तीनों समझ आई? ट्रेडिशनल, मार्केट और कमांड। इसके एग्जांपल्स देख लीजिए, क्यूबा और चाइना, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। उसके बाद आती है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या है? कुछ फीचर्स मार्केट इकोनॉमी के लिए गए हैं और कुछ फीचर्स यहाँ पर कमांड इकोनॉमी के लिए गए हैं। दूसरा और तीसरा पॉइंट जोड़ के क्या बन जाता है? मिक्स्ड इकोनॉमी। भारत और फ्रांस जैसी इकोनॉमी, जिसको क्या बोला जाता है? फिक्स्ड मिक्स्ड इकोनॉमीज बोला जाता है। सॉरी था, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या कहा जाता है इनको? क्या बोला जाता है? मिक्स्ड इकोनॉमी। इसके अंदर कुछ चीजें गवर्नमेंट के हाथ में रहेंगी, जैसे कि इंडियन रेलवेज गवर्नमेंट के हाथ में है, बीएसएनएल गवर्नमेंट के हाथ में है, इसके अलावा ओएनजीसी गवर्नमेंट के हाथ में है। कुछ चीजें प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में रहेंगी, जैसे कि रिलायंस। और इसके अलावा गवर्नमेंट के हाथ में क्या चीजें, जैसे डाक पोस्ट गवर्नमेंट के हाथ में है। और कुछ चीजें जैसे बैंकिंग प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों के हाथ में है।
तो दोनों चीजें इसमें मिलके चलती हैं, प्राइवेट प्लेयर्स भी और गवर्नमेंट प्लेयर्स भी मिलकर काम करते हैं, उसको बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। जो सरकार काम करती है वो लोगों की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए, उत्थान के लिए काम करती है, और जो प्राइवेट प्लेयर्स, प्राइवेट लोग या प्राइवेट इंडस्ट्रीज काम करती हैं वो देश को आगे बढ़ाने का काम करती हैं, वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट का काम करती है। तो ये सारे कुछ इकोनॉमिक्स की टाइप थी, तो आप इनको याद कर लीजिएगा, एक बार ये पढ़ लीजिएगा इसमें क्या लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के अंदर कौन कौन से सेक्टर हैं? ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी ऑफ नेचर, इनको तीन भागों में डिवाइड किया गया, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। यहाँ पर देख लीजिए इंडियन इकोनॉमी सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ये पहले तीन जो है बेसिक पार्ट्स हैं। उसके बाद आगे क्वाटरनरी और क्वाइनरी, पांच। तो अब जो है लेटेस्ट, पहले आपको तीन पढ़ने हैं, जब तीन समझ आ जाएंगे फिर आपको फोर्थ और फिफ्थ पढ़ना है और समझना है। एक्टिविटी के बेस पे जो है, एक्टिविटी के नेचर के हिसाब से इकोनॉमी को पांच जो है सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। वर्क कंडीशन के हिसाब से ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, दो भागों में डिवाइड किया गया है। आगे पढ़ेंगे, अगर यही बता दिया तो फिर आगे आप क्या पढ़ोगे। और एसेट्स ओनरशिप के हिसाब से पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, ये गवर्नमेंट होल्डिंग्स होती हैं और ये प्राइवेट लोगों की होल्डिंग्स होती हैं इसके अंदर। तो ये सारी चीजें इंडियन इकोनॉमी को कितने सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है? तीन पार्ट में डिवाइड किया गया। आगे तीन के फिर पांच, दो दो पार्ट है। तो इस तरह से इस सेक्टर्स को डिवाइड किया गया। अब देखते हैं हम प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है। प्राइमरी सेक्टर के अंदर जो भी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार, मैं आपको इसके अंदर लिखा क्या हुआ उसका जीस्ट बता देता हूँ। प्राइमरी सेक्टर में जो है एग्रीकल्चर, जिसको कि कृषि बोलते हैं, और एग्रीकल्चर के साथ अलाइड सर्विसेज, कृषि से संबंधित सर्विसेज, उसमें जो लोग जुड़े होते हैं उन सभी चीजों को प्राइमरी सेक्टर के अंदर काउंट किया जाता है। जैसे कि एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग, ऑयल एंड गैस एक्सट्रैक्शन, तो इनको प्राइमरी सेक्टर के अंदर जो है काउंट किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट यूज करते हैं किसका? नेचुरल रिसोर्सेज का, तो इसको प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। ये देखिए, पीपल इंगेज्ड इन प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज आर कॉल्ड रेड कॉलर वर्कर्स ड्यू टू देयर आउटडोर नेचर ऑफ द वर्क। तो रेड कॉलर वर्कर कहाँ काम करते हैं? ये प्राइमरी सेक्टर के अंदर काम करते हैं, क्योंकि मैल से, मिट्टी से उनके कॉलर हमेशा लाल रहते हैं या ब्राउन रहते हैं। इसको क्या बोला जाता है? रेड कॉलर वर्कर्स। ये याद रखेंगे प्राइमरी सेक्टर में। दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर, इसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। जो प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर या फिर फॉरेस्ट्री, फिशिंग, इनका फाइनल प्रोडक्ट हुआ, जो भी इनका फाइनल प्रोडक्ट होगा वो सेकेंडरी सेक्टर यूज करेगा एज ए रॉ मटेरियल। जो प्राइमरी सेक्टर का फाइनल प्रोडक्ट होता है उसको सेकेंडरी सेक्टर रॉ मटेरियल के यूज रूप में प्रयोग करता है। एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे कि खेतों में टोमेटो उगाए गए, टमाटर उगाए गए। अब टमाटर से क्या बनती है? टमाटर से सॉस बनती है, केचप बनती है। कहाँ बनेगी? सेकेंडरी सेक्टर के अंदर, जहां पर मैन्युफैक्चरिंग होती है, इंडस्ट्री यहाँ पे चलती है। तो सॉस कहाँ पे बनेगी? सेकेंडरी सेक्टर में। ये प्रोडक्ट किसका था? प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्ट था, टोमेटो, एग्रीकल्चर से डायरेक्ट बना है। अब इसने सॉस बनाई है तो ये इसका सॉस प्रोडक्ट हो गया, तो रॉ मटेरियल क्या? टोमेटो यूज हुए। तो जो प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्ट होता है वो सेकेंडरी सेक्टर में एज ए रॉ मटेरियल यूज किया जाता है। सिंपल सी चीज है, समझ आ गई आपको। अब जितने भी लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनको क्या कहा जाता है? ब्लू कॉलर वर्कर्स। ये याद रखेंगे, ब्लू कॉलर वर्कर्स का संबंध सेकेंडरी सेक्टर से। यही सारी चीजें इसके अंदर लिखी हुई हैं, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स इस साइड पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, टर्शरी सेक्टर, ये है तृतीय क्षेत्र। इसको क्या बोलते हैं? सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। एग्रीकल्चर लोग काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में एक फार्मर काम कर रहा है, एग्रीकल्चर, इसके अंदर एक फार्मर, एक किसान काम कर रहा है। इस किसान के बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं इनके, इनको पढ़ाना है तो कहाँ भेजा जाएगा? स्कूल में भेजा जाएगा। स्कूल सर्विसेज के अंदर आता है, हेल्थ फैसिलिटीज सर्विसेज के अंदर आती हैं, कम्युनिकेशन सर्विसेज के अंदर आता है, ट्रेड और
ट्रेड, कॉमर्स, ये सारी चीजें सर्विसेज, बैंकिंग, ये सारी चीजें सर्विसेज के अंदर आती हैं। तो कहीं ना कहीं प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए जिन चीजों का प्रयोग किया जाता है वो टर्शियरी सेक्टर के अंदर काउंट होते हैं। इनको क्या कहा जाता है? दिस सेक्टर जॉब्स आर कॉल्ड व्हाइट कॉलर जॉब्स। इनको व्हाइट कॉलर जॉब्स कहते हैं। आपको समझ आया? ब्राउन कॉलर या रेड कॉलर जॉब्स, ब्लू कॉलर वर्कर्स, और इसके बाद व्हाइट कॉलर जॉब्स या व्हाइट कॉलर वर्कर्स। समझ आया आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में? इसके अंदर देखिए क्या क्या चीजें होती हैं सर्विस सेक्टर में। रिटेल सेक्टर, टूरिज्म, बैंकिंग, मेडिकल, हेल्थ केयर सर्विसेज, ये सारी टर्शियरी सेक्टर में काउंट होती हैं। उसके बाद टर्शियरी का थोड़ा एडवांस वर्जन आता है, उसको बोलते हैं क्वाटरनरी एक्टिविटीज, जो कि नॉलेज सेक्टर होता है। क्वाटरनरी या फिर नॉलेज सेक्टर, इसको बोलते हैं चतुर्धातुक क्षेत्र, ज्ञान आधारित है। इसके अंदर क्या किया जाता है? देखिए यहाँ पर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एडवांस फॉर्म ऑफ सर्विसेज इन्वॉल्विंग स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निकल स्किल्स। तो कुछ रिसर्च काम किया जाता है, ये सारी चीजें आप बिल्कुल समझ सकते हैं, बिल्कुल साफ साफ लिखी हुई सारी चीजें हैं। और उसके बाद है क्वाइनरी एक्टिविटीज, टॉप डिसीजन मेकर, इनको बोलते हैं गोल्ड कॉलर प्रोफेशंस, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, बिजनेस एग्जीक्यूटिव, सीनियर बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स, अंबानी अडानीज, ये क्वाइनरी एक्टिविटीज के अंदर आते हैं। क्वाइनरी एक्टिविटीज गोल्ड कॉलर या फिर प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट, ये सारे गोल्ड कॉलर के अंदर आते हैं। तो आप 5 के 5 समझ गए। कहीं ना कहीं ये सर्विस सेक्टर का ही पार्ट है, ये दोनों सर्विस सेक्टर का पार्ट है, इसलिए बेसिकली 3 ही जो इसके पार्ट किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको 5 पार्ट करवा दिए। कई बार एग्जामिनर 5 पार्ट के बारे में भी पूछ लेता है, चौथा और पांचवा आपने देख लिया है, तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, सिंपल सी चीजें लिखी हुई हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ वर्क कंडीशंस, कार्य क्षेत्र के आधार पर इकोनॉमी को किस तरह से सेक्टर्स को डिवाइड किया गया। एक होता है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, एक होता है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। एक संस्था ऑर्गेनाइज्ड है, उसमें क्या है, वर्किंग आवर फिक्स होंगे, इनकम रेगुलर होगी, एम्प्लॉयमेंट की गारंटी मिलेगी, सरकार उसको रेगुलेट करेगी। अगर एक्स्ट्रा काम किए लिया जा रहा है तो एक्स्ट्रा काम के लिए एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगी, एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। इसमें नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स फिक्स रहते हैं और जॉब सिक्योरिटी रहती है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। जो चीजें ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर मिलती हैं वो सारी चीजें अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में मिसिंग होती है, जैसे कि फिक्स लेबर, फिक्स वेज ऑफ लेबर, फिक्स नहीं रहती, मतलब कितने पैसे मिलेंगे काम के बदले में, वो यहाँ पर फिक्स नहीं रहते। कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, आज काम मिल रहा है, कल शायद काम से निकाल दिया जाए। वर्किंग आवर फिक्स नहीं है, सैलरी फिक्स नहीं है, टेक्नोलॉजी कौन सी यूज हो रही है उसके बारे में पता नहीं है। तो इसको बोलते हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर लेबर का सबसे ज्यादा क्या किया जाता है, शोषण किया जाता है कि भाई इतनी पैसों पे काम करना है तो कर, नहीं करना तो दूसरा काम ढूंढ ले। तो ये सारी चीजें संगठित के अंदर और असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। आप इनको एक बार पढ़ लीजिएगा, सिंपल लैंग्वेजेस में सारी चीजें लिखी हुई हैं, तो ये इसमें कोई टफ नहीं है, आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। It add more than 60% of the national income, while contribution of the organized sector is almost half of dependent on the industry. तो नियर अबाउट 60% जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे काम कर रहे हैं लोग, जैसे कि कोई अपने लिए काम कर रहा है, तो वो सारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर ही हो गए। उसके बाद यहाँ पर एसेट्स ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ एसेट्स ऑफ ओनरशिप, परिसंपत्ति के आधार पर स्वामित्व। 3 चीजें हैं, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक सेक्टर के अंदर चीजें गवर्नमेंट के हाथ में होंगी, गवर्नमेंट उनको कंट्रोल करेगी, उनकी ओनरशिप कंट्रोल के गवर्नमेंट के पास होगी, सारी चीजें गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी। प्राइवेट सेक्टर में क्या है, ओनरशिप गवर्नमेंट के पास, प्राइवेट सेक्टर के पास है, गवर्नमेंट की इंटरवेंशन जीरो है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। सारी चीजें प्राइवेट सेक्टर डिसाइड करेगा, क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, क्या टेक्नोलॉजी यूज करनी है, कितना प्राइस रखना है, ये सारी चीजें प्राइवेट सेक्टर डिसाइड करेगा। तीसरा है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसमें क्या होता है, इसमें कई तरह के काम होते हैं। एक हो गया पब्लिक, जो कि गवर्नमेंट के हाथ में होती चीजें, दूसरी होती है प्राइवेट चीजें, प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में होती हैं। पहला इसमें क्या है कि 50-50 हो जाता है कि 50% आप पैसा डालो, 50% हम पूल करेंगे। दूसरा क्या होता है, दूसरी तरह का क्या हो सकता है कि कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में रहेगा, पैसा प्राइवेट प्लेयर का होगा।
तीसरा, पैसा प्राइवेट जो गवर्नमेंट प्लेयर्स का होगा, और जो इसको कंट्रोल कौन करेगा, जो डिसीजंस हैं जितने भी लिए जाएंगे या फिर उसको मैनेजमेंट है, वो प्राइवेट को प्रोवाइड करवा दी जाती है। तो ये तीन तरह के जो है इसमें लिखा गया, आप इसको पढ़ लेना एक बार कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप किस प्रकार से होती है। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये तो एक ओवरव्यू चल रहा है इंडियन इकोनॉमी का कि किस तरह से इकोनॉमी काम कर रही है, किस तरह से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इन सब चीजों को एक बार आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में क्या डिफरेंस है, कुछ डिफरेंस है तो देख लीजिए यहाँ पर। पहले ग्रोथ को समझिए। ग्रोथ क्या होती है? ग्रोथ होती है बढ़ोतरी किसी भी चीज के अंदर। जैसे कि किसी आदमी की सैलरी पहले 100 रुपए थी, एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर एग्जांपल से समझिए, एक आदमी ए है, इसकी सैलरी पहले 100 रुपए थी, पर मंथ इसकी सैलरी थी। उसके बाद सैलरी इसकी 200 हो गई, फिर कुछ टाइम बाद 300 रुपए सैलरी हो गई। ये एक गरीब परिवार से बिलोंग करता है, एक झुग्गी झोपड़ी में रहता है, तो सैलरी इसकी बढ़ रही है। तो ये क्या कर रहा है? ये ग्रोथ कर रहा है। मतलब नंबर ऑफ फिगर में चेंजेस हो रहे हैं, कुछ ना कुछ फिगर बढ़ रहे हैं, तो उसको बोलते हैं ग्रोथ। फिर जो एक गरीब परिवार से आता था, झुग्गी झोपड़ी में रहता था, इसकी सैलरी होगी 1000 रुपीज। अब इसने झुग्गी झोपड़ी छोड़ के अच्छा घर बना लिया, अच्छे घर में रहने लग गया, अच्छी सोसाइटी में रहने लग गया, अच्छी गाड़ी ले ली, तो इसकी क्या हो गई? डेवलपमेंट। तो पहले ग्रोथ होती है, बाद में फिर वो ग्रोथ लीड्स टू डेवलपमेंट। जब ग्रोथ लंबे समय तक किसी व्यक्ति के लिए होती रहती है ग्रोथ, या किसी नेशन के लिए ग्रोथ करता रहता है कोई नेशन, तो वो कहीं ना कहीं डेवलप्ड हो जाता है, उसको डेवलपमेंट कहा जाता है। तो लंबे समय के लिए जो ग्रोथ होती है, समृद्धि वृद्धि होती है, उसको ही आर्थिक विकास कहा जाता है। इसमें क्या डिफरेंसेस है आप एक बार देख लीजिए। द इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि को आर्थिक समृद्धि कहा जाता है। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या कहा जाएगा? प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ विच लीड टू इम्प्रूवमेंट इन द जनरल वेलफेयर ऑफ पीपल इज कॉल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो समझा के है वही यहाँ पर लिखा हुआ है। क्वांटिटेटिव इन नेचर, क्वांटिटी बढ़ जाती है, 100 से 200 हो गई, 200 से 400 हो गई, सैलरी बढ़ गई। क्वालिटेटिव, क्वालिटी आ जाती है, अच्छी गाड़ी ले ली, अच्छा घर, अच्छा मकान हो गया, अच्छी सोसाइटी में रहने लग गए, क्वालिटी इंप्रूव करती है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर क्वालिटी, और ग्रोथ के अंदर क्वांटिटी। यूनि डायरेक्शनल, ये एक डायरेक्शन में होती है। मल्टी डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशन होती है इसकी। अच्छा घर ले लिया तो डेवलपमेंट होगी, अच्छी गाड़ी ले ली तो डेवलपमेंट होगी, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में डाल दिया, वो डेवलपमेंट कहलाएगा। अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज यूज कर रहे हैं, वो डेवलपमेंट कहलाएगा। अच्छा फोन यूज कर रहे हैं, वो डेवलपमेंट कहलाएगा। तो ये मल्टी डायमेंशनल हो गई, और ये यूनि डायरेक्शनल है ग्रोथ। पैसा आता जाएगा तो इसकी डायमेंशन बढ़ती जाएंगी, अगर पैसा नहीं है, ग्रोथ रुक गई, तो फिर ये सारी डायमेंशन धरी की धरी रह जाएंगी। उसके बाद, कैन हैपन विदाउट डेवलपमेंट, ग्रोथ जो डेवलपमेंट के बिना हो सकती है। आप लोग जो स्टार्टिंग ही होती है ग्रोथ से है, पहले क्या होती है? ग्रोथ होती है। ग्रोथ होगी तो ही जाके डेवलपमेंट होगी। तो ये बिना डेवलपमेंट के भी ग्रोथ हो सकती है, लेकिन ग्रोथ के बिना डेवलपमेंट नहीं हो सकती। तो ये डिपेंड किस पे है? ग्रोथ पे। याद रखिएगा इस पॉइंट को। इकोनॉमिक ग्रोथ के डेवलप जो है इंडिकेटर कौन कौन से हैं? रियल जीडीपी, रियल पर कैपिटा इनकम, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं? इसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, आगे पढ़ेंगे इसके अंदर कौन कौन सी चीजें काउंट की जाती हैं। फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, कि इंसान किस तरह की जो है जीवन जी रहा है। तो ये सारी चीजें इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर आप लोग पढ़िएगा इसमें, और इसको याद कर लीजिएगा। समझाने वाली चीजें मैंने आपको समझा दी। अब कुछ टर्म्स हैं यहाँ पर देख लीजिए। डोमेस्टिक टेरिटरी, घरेलू संबंधित, क्षेत्र से संबंधित। तो डोमेस्टिक टेरिटरी में कौन कौन सी चीजें आएंगी? पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ द कंट्री इंक्लूडिंग इट्स टेरिटोरियल वाटर्स, जो कि देश के अंदर जितना भी पानी, टेरिटरी वाटर है, उसके अंदर की जितनी भी चीजें हैं। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कंट्री इन अब्रॉड, उसको भी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कहा जाएगा। एम्बेसीज एंड कंसल्टेंसीज, ये भी सारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर काउंट होती हैं। शिप्स, एयरक्राफ्ट, फिशिंग वेसल्स, ऑयल रिग्स बिलोंगिंग टू द रेजिडेंस ऑफ द कंट्री। अगर हमारा कोई शिप यूएसए में खड़ा है, भारतीय शिप यूएसए में खड़ा है, या भारतीय शिप ऑस्ट्रेलिया में खड़ा है, तो वो क्या कराया जाएगा? डोमेस्टिक टेरिटरी ही कहलाया जाएगा, उसको डोमेस्टिक टेरिटरी ही कहा जाएगा।
तो घरेलू संबंध से क्षेत्रीय कुछ चीजें हैं, ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द इंडिया। तो ये सारी चीजों को डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर काउंट किया जाएगा। आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा और रिवाइज कर लीजिएगा 2-3 बार, तभी याद रहेंगे। उसके बाद नेट फैक्टर इनकम, शुद्ध लागत आय क्या कहा जाता है इसको? डोमेस्टिक फैक्टर इनकम, द सम ऑफ द फैक्टर इनकम लाइक रेंट, wages, interest, and profits generated within the domestic country includes both income and earned by residents as well as non-residents foreigners working in the India। तो इसको बोलते हैं डोमेस्टिक फैक्टर इनकम, जो किन चीज़ों से है? रेंट से प्राप्त होती है, वेजेस से प्राप्त होती है, इंटरेस्ट से प्राप्त होती है, प्रॉफिट से प्राप्त होती है। मतलब किसी एक कंट्री के अंदर, डोमेस्टिक कंट्री के अंदर, चाहे वो फॉरेनर से प्राप्त की गई इनकम हो या फिर इंडियन से, मतलब कि उसके रेजिडेंस से प्राप्त की गई इनको, उसको बोलते हैं डोमेस्टिक फैक्टर इनकम कहा जाता है। घरेलू आय जो घर में प्रोड्यूस होती है उसको घरेलू आय कहते हैं। हिंदी में बिल्कुल आसान सी भाषा में लिखा हुआ है, आगे समझिए इन चीजों को। एट द सेम टाइम इंडियन गो अब्रोड टू वर्क एंड अर्न वेजेस, सैलरीज, प्रॉफिट्स एंड रेंट्स, उसको भी नेट फैक्टर इनकम कहा जाता है। कोई हिंदुस्तानी बाहर जाके काम कर रहा है तो। उसके बाद नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, इसको क्या बोला जाता है? कैसे इसको काउंट करते हैं, कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं? फैक्टर इनकम रिसीव्ड बाय रेजिडेंट्स ऑफ द इंडियन वर्कर अब्रोड माइनस द फैक्टर इनकम पेड टू द फॉरेन रेजिडेंट्स ऑफ वर्किंग इन इंडिया। नेट फैक्टर इनकम एनएफआई, ये पूछा भी जाता है डायरेक्ट। अब एक एग्जांपल से समझिए। इंडियन लोग, यहाँ पे मैं थोड़ी अच्छी जगह देख के थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ। नेट फैक्टर इनकम की बात हो रही है। हमारा देश है भारत, हमारा महान भारत, हमारा प्यारा महान भारत। एक देश है यूएसए, काफी डेवलप्ड कंट्री है। भारत के लोग यूएसए में जाते हैं किस लिए? काम करने के लिए, वर्क परमिट पे। अच्छी सैलरी मिलती है, डॉलर्स कमा के कहाँ भेजते हैं? भारत के अंदर। तो यहाँ पर अगर डॉलर आएगा तो वो क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा हमारी इकोनॉमी में। ये क्या हुआ? डॉलर ऐड हो गया। अब यहाँ पर एक दूसरा देश है नेपाल, थोड़ा गरीब मुल्क है। नेपाल के लोग कहाँ आते हैं काम करने के लिए? भारत में। यहाँ से रुपया कमा के कहाँ ले जाते हैं? वो नेपाल के अंदर। तो रुपया यहाँ से क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। मान लो कोई $100 कमा के लाया, जिसको हमने रुपए में कन्वर्ट कर लिया, और यहाँ से कोई ₹100 कमा के चला गया, तो नेट फैक्टर इनकम कितनी बची हमारे पास? ₹720। ये ₹100 वाला नेपाल का लेके चला गया यहाँ से, और हम ये $100 कमा के लेके आए कहाँ से? यूएसए से। तो उसको बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। सिंपल है, इतना तो कुछ था भी नहीं इसमें समझने वाला। चलिए आगे देखते हैं। पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, जितनी पॉपुलेशन है और जितनी इनकम एक राज्य की। एक राज्य की इनकम मान लो 1,000 रुपए है, और उस राज्य में 20 लोग रहते हैं, इसको बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय। पर कैपिटा इनकम कितनी हो गई? 50। टोटल पॉपुलेशन और टोटल इनकम को डिवाइड कर दिया जाता है, जितने रहने वाले लोग हैं और उसकी जो कंप्लीट, यहाँ पर सारी चीजें लिखी हुई, आप एक बार पढ़ लेना। नेशनल इनकम अकाउंटिंग, राष्ट्रीय आय लेखांकन। National income accounting is bookkeeping system to measure the economic activity in the national economy as a whole। तो उसको क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम अकाउंटिंग, की देश की राष्ट्रीय आय का लेखा जोखा रखना। तो सिंपल इसी वर्ड्स में साफ साफ लिखा हुआ है। उसके बाद आगे देखिए। डन फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेशन, इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, इंटरनेशनल कंपेरिजन्स, इंडिकेटर indicates the performance of the economy to find out structural changes in the economy। तो नेशनल इनकम अकाउंटिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? ताकि हमें पता चले कि हमारा देश किस लेवल पर तरक्की कर रहा है, कौन कौन सी पॉलिसीज ठीक काम कर रही हैं, कौन सी पॉलिसीज ठीक काम नहीं कर रही हैं। आगे डिसीजन मेकिंग में इसका प्रयोग किया जाता है, इसका यूज किया जाता है। उसके बाद ये तो हमने पढ़ लिया, जो इंडियन इकोनॉमी के कुछ बेसिक टर्म्स थे वो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं कि इतिहास जो है, इंडियन इकोनॉमी का इतिहास, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, ऐतिहासिक विकास क्रम।
1867-68 सबसे पहली बार दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले देखिए फर्स्ट एस्टीमेट ऑफ द नेशनल इनकम बाय दादा भाई नौरोजी फॉर द 1867-68 इन द बुक पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो यहाँ से दो क्वेश्चन कवर होते हैं। पहला तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसकी थी? दादा भाई नौरोजी की। किस वर्ष आई थी? 1867-68 में। और उन्होंने इस पुस्तक के माध्यम से क्या बताया था? पहली बार बताया था राष्ट्रीय आय की जनगणना की थी उन्होंने। फर्स्ट एस्टिमेटेड ऑफ नेशनल इनकम, इन्होंने पहली बार राष्ट्रीय आय का एस्टिमेट लगाया था, उसकी क्या की गई थी? गणना की गई थी। दूसरा देखिए इसमें 1931-32 फर्स्ट साइंटिफिक एस्टिमेट मेड बाय प्रोफेसर वी के राव 1931-32। तो वी के आर वी राव द्वारा सबसे पहले साइंटिफिक एस्टिमेट किया गया इंडियन इकोनॉमी का। उसके बाद आगे देखिए तीसरा 1948-49 में क्या किया गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड नेशनल इनकम फॉर द फर्स्ट टाइम। ये एस्टिमेटेड है, ध्यान रखना थोड़ा सा। इन 1948-49 थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। तो पहली बार भारत में 1948-49 में राष्ट्रीय आय की गणना वाणिज्यिक मंत्रालय के माध्यम से की गई थी। तीन आपने याद कर लिए, पहला 1860-68, 31 1932, 1948-49 और उसके बाद चौथा 1949। नेशनल इनकम कमेटी वाज सेटअप इन 1949 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर पीसी महालनोबिस। तो महालनोबिस की जो है अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। तो ये चारों एक सीक्वेंस में लिखे गए हैं, इनकी एक क्रोनोलॉजी है, तो ये याद कर लीजिएगा। कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है कि पहले क्या हुआ था, बाद में क्या हुआ। तो सबसे पहले 67-68 में दादा भाई नौरोजी ने नेशनल इनकम का एस्टिमेट किया। उसके बाद साइंटिफिक एस्टिमेट किया गया प्रोफेसर वी के आर वी राव के द्वारा 31-32 में। 48-49 में नेशनल इनकम जो है एस्टिमेट किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और 1949 में नेशनल इनकम कमेटी सेटअप की गई थी, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर पीसी महालनोबिस के द्वारा की गई। ये सारी सिंपल सी चीजें आप इनको याद कर लीजिएगा, इनका सीक्वेंस जरूर याद रखना, क्वेश्चन इसके सीक्वेंस से ही बनता है। आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इससे जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। द सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस कोऑर्डिनेट्स द स्टैटिस्टिकल एक्टिविटी इन द कंट्री एंड इवॉल्व स्टैटिस्टिकल स्टैंडर्ड्स एनएसओ एस्टिमेट्स नेशनल इनकम। तो यहाँ पर जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है, इसका काम क्या है? जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं या स्टैटिस्टिकल एक्टिविटीज हैं, इसके अंदर इसको ध्यान रखता है और इसके अंदर कोऑर्डिनेट करता है सीएसओ। CSO revised new series for the national accounts with 2011-12 base year for computing size of economic growth। तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, अर्थव्यवस्था के विकास के लिए इसका आधार वर्ष जो है CSO ने 2011-12 कर दिया। तो ये बहुत पूछा जाता है कि इसका बेस ईयर कौन सा है। बेस ईयर 2011-12 है, किस लिए? इकोनॉमिक ग्रोथ, या फिर इसको CSO ने रिवाइज किया इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बेस ईयर कौन सा है? 2011 और 12। बेस ईयर से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इट इंक्लूड्स डेटा ऑन अनऑर्गेनाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज सेक्टर्स। तो इनके पास ये सारा डेटा रहता है सरकार के पास। और द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू मर्ज नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस NSSO विद द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस CSO अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन MOSPI। The order dated 23rd May 2019 has cleared formation of an overreaching body, National Statistical Office, through the merger of the NSSO and CSO। अब यहाँ पर लिखा क्या हुआ ये देखिए, एक बॉडी है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। तो ये क्या है? सैंपल्स इकट्ठा करते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स के अंदर, आगे हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। और CSO आपको पता लग गया कि ये इंडस्ट्री के बारे में जानकारी रखती है। तो इन दोनों को मर्ज करके सरकार ने क्या कर दिया? NSO बना दिया। क्या? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। CSO यही रह गया, एन इसका उठा लिया, तो इसको कंबाइन कर दिया। लेकिन कंबाइन किया कब? 23 मई 2019 को। ये पूछ लिया जाता है, एग्जामिनर ऐसा ही क्वेश्चन पूछ लेता है। तो 23 मई 2019 को ये सारी चीजें कर दी गई, तो आप इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं।
आगे देखिए इसमें कि ये कौन कौन सी एक्टिविटी सीएसओ के द्वारा की जाती हैं। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इन स्टैटिक्स इसके द्वारा जारी किए जाते थे। जेंडर स्टैटिक्स इसके द्वारा जारी किए जाते थे। और कंडक्ट ऑफ नेशनल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, नेशनल इनकम अकाउंटिंग, compilation of index of industrial production, compilation consumer price indices for urban non मैनुअल एम्प्लॉयर्स। तो ये सब चीज़ों के लिए ये सारी एक्टिविटीज किसके द्वारा की जाती थी? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा ये सारे काम किए जाते थे। तो ये आप एक बार पढ़ लेना सारी चीजें। अब हम आगे बढ़ते हैं। आर्थिक विकास के मापक, मेजर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, कि हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई इकोनॉमी ग्रो कर रही है या फिर नहीं कर रही। तो ये कुछ पैरामीटर्स यहाँ पर देख लीजिए। इन पैरामीटर से ही डिसाइड किया जाता है कि इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है या नहीं। अगर लगातार ग्रोथ होती रहेगी तो क्या होगा? ग्रोथ लीड्स टू डेवलपमेंट। तभी कोई ना कोई देश विकास करेगा, कोई इकोनॉमी विकास करेगी। अगर ग्रोथ ही नहीं हो रही तो विकास होना मुश्किल है। सबसे पहले इकोनॉमी को मेजर करने के लिए आपको जीडीपी के बारे में पता होना चाहिए। सकल घरेलू उत्पाद, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, होता क्या है? किसी भी एक ज्योग्राफिकल लोकेशन के अंदर एक साल में जितनी भी सर्विसेज या फिर गुड्स प्रोड्यूस की गई हैं, उनकी फाइनल मॉनेटरी वैल्यू क्या कहलाती है? जीडीपी कहलाती है। ये लिखा हुआ है। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ all the goods and services produced within the domestic territory of a country during a specific time period, usually 1 year। तो एक साल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उनका मार्केट वैल्यू जो भी होती है, जो भी उनकी मॉनेटरी वैल्यू होती है, उसको क्या कहा जाता है? सकल घरेलू उत्पाद या फिर जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है। सिंपल है। जीडीपी की कई बार डायरेक्ट डेफिनेशन भी एग्जामिनर पूछ लेता है। उसके बाद अकाउंटिंग ईयर, वर्ष का जो कैसे डिसाइड किया जाता है? लेखांकन वर्ष। तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जो है डिसाइड किया जाता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च के अंदर जितनी भी सर्विसेज या फिर गुड्स प्रोड्यूस की गई हैं, तो उसको जीडीपी के अंदर काउंट किया जाता है। द प्रेजेंट बेस ईयर फॉर द जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इज 2011-12। मैंने आपको बताया था कि जो बेस ईयर है वो 2011-12 है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहां पर 17-18 दे देता है, कई बार कुछ दे देता है, तो आपको 11-12 ही याद रखना है। उसके बाद देखिए नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? नाम मात्र जीडीपी, सिर्फ नाम की जीडीपी है। द कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एट द करंट प्राइस इंक्लूसिव ऑफ इन्फ्लेशन। तो इसके अंदर जो है इन्फ्लेशन भी इसके अंदर ही जुड़ी हुई होती है, तो उसको बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी कैसे काउंट करते हैं? यहाँ पहले देखो नॉमिनल जीडीपी जो एक्चुअल में अभी चल रही है, एक है रियल जीडीपी कि कितना जो है रियल जीडीपी क्या है, कैसे उससे है ये घटा दी जाती है, जो कि इन्फ्लेशन है उसको हटा दिया जाता है। कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज वैल्यूड एट द बेस ईयर प्राइस। बेस ईयर क्या है? 11-12। तो 11-12 के जो बेस ईयर प्राइस के ऊपर डिसाइड किया जाता है कि जीडीपी क्या है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन कितनी है। अब आप एक एग्जांपल से समझिए। बेस ईयर 2011 और 12, इस टाइम पे एक फोन की जो कीमत थी, एक फोन की कीमत ₹100 थी। समझ आया? एग्जाम्पल से पूरा ध्यान से समझना। एक फोन की कीमत कितनी थी? ₹100 थी। अब उसके अब नेक्स्ट ईयर ये 11-12 है। अब मान लीजिए एक एग्जाम्पल से समझिए। अब ईयर कितना है? अब ईयर है 2024-25 चल रहा है। अब यहाँ पर 10 फोन प्रोड्यूस किए गए, 10 फोन प्रोड्यूस किए गए। अब फोन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? अब फोन की वैल्यू है ₹200। 2024-25 की बात कर रहा हूँ, तो फोन की वैल्यू डबल हो गई कीमत। तो यहाँ पर जीडीपी का क्या बताया जाएगा? जीडीपी है 2000। ये कौन सी है? ये है नॉमिनल जीडीपी, क्योंकि इसके अंदर 100% इन्फ्लेशन जुड़ी हुई है। पहले जो है ₹100 था, अब यहाँ पर फोन कितने का हो गया? 200 का। 10 फोन प्रोड्यूस किए हैं, तो ये हो गई रियल जो है नॉमिनल जीडीपी। अब रियल जीडीपी की बात करें तो ये बेस ईयर है, फोन की कीमत कितनी थी? 100। तो 10 फोन प्रोड्यूस किए हैं, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो रियल वैल्यू जीडीपी की 1000 रुपीज हो जाएगी। तो ये रियल वैल्यू है, ये रियल जीडीपी कहलाएगी, और ये ऊपर वाली जो है ये नॉमिनल जीडीपी कहलाएगी। इसके अंदर जो है क्या किया गया, इन्फ्लेशन इसके अंदर जुड़ी हुई है, इसके अंदर इन्फ्लेशन को घटा दिया गया है। तो समझ आया रियल जीडीपी में और नॉमिनल जीडीपी में क्या डिफरेंस है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अदरवाइज वीडियो को थोड़ा सा रिमाइंड रिवाइंड करके बैक करके देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस पे जीडीपी को कैलकुलेट करना। कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी एट एक्चुअली ट्रांजैक्टेड प्राइसेस, जिस पे इसकी ट्रांजैक्शन हुई है। इंक्लूड्स द इनडायरेक्ट टैक्सेस लेवाइड, सब्सिडीज प्रोवाइडेड। तो इन सब चीजों का जोड़ होता है इसमें कि कितना टैक्स लगा है, कितनी सब्सिडी दी गई है, वो सारी चीजें मार्केट प्राइस जीडीपी के अंदर काउंट होती है। उसके बाद जीडीपी एट द फैक्टर कॉस्ट, इसके अंदर देखिए कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी एट द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड नॉट सेल, डज नॉट इंक्लूड इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसके अंदर इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं होते हैं, बट सब्सिडी इसके अंदर प्रोवाइड की जाती है। तो सब्सिडी जिसमें जुड़ती है, इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं जुड़ते। ये फैक्टर कॉस्ट की बात हो रही है, ये मार्केट प्राइस की बात हो रही है। तो इनको देख लो, कहीं ना कहीं इनकी डिफरेंस भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, फिर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। ग्रोस वैल्यू एडेड, ग्रोस वैल्यू एडेड क्या बोलते हैं इसको, इज एन इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी मैट्रिक दैट मेजर्स द contribution of a corporate subsidy, company or municipality to an economy, producer, a sector or religion. GDP, GVA plus taxes on production minus subsidies on the product। कि कितनी जो है ग्रोस वैल्यू ऐड की गई किसी भी चीज में, किसी जो है कंपनी के द्वारा, किसी एक प्राइवेट प्लेयर के द्वारा, किसी एक सेक्टर के द्वारा कितनी उसके अंदर ग्रोस वैल्यू ऐड की गई इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी में। यही सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप एक बार इसको हिंदी के अंदर भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन, द परसेंटेज ऑफ द इन्वेस्टमेंट मेड ईच ईयर आउट ऑफ द टोटल जीडीपी इज कॉल्ड ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन। जितनी जीडीपी है उसमें से कितनी जो है चीजों को, कितनी वैल्यू यूज की जाती है, किस लिए, कैपिटल फॉर्मेशन के लिए, कुछ नई पूंजी बनाने के लिए, कुछ इन्वेस्टमेंट्स की जाती हैं। जितनी इन्वेस्टमेंट्स की जाती हैं उसको क्या बोला जाता है, ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन। IGCF denotes higher rate of savings in the economy, which is required for high rate of production, capital formation, changes in production techniques. GCF includes capital formation in public sector, private sector and also household sector। तो GCF से क्या, जितना ज्यादा GCF होगा, ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन होगी, उससे क्या होगा, हायर रेट इसका डिफाइन किया जाएगा कि सेविंग ज्यादा है, प्रोडक्शन अच्छी चल रही है। सेविंग ज्यादा है, प्रोडक्शन अच्छी चल रही है, मतलब क्या है, ग्रोथ हो रही है। तो जितनी ज्यादा ग्रोस ग्रोस कैपिटल की फॉर्मेशन होगी उतना ही ग्रोथ होगा, और जितने लंबे समय तक ग्रोथ होगी वो क्या होगा, इट लीड्स टू डेवलपमेंट, उसकी वजह से वृद्धि की वजह से विकास होगा। तो जीसीएफ कितना इंपॉर्टेंट है कंट्री के लिए, आप समझ गए हैं सारी चीजें। अब उसके बाद देखिए चक्रीय समर्थक और प्रति समर्थक आर्थिक नीति, प्रो साइक्लिकल एंड काउंटर साइक्लिकल इकोनॉमिकल पॉलिसी। प्रो साइक्लिक की डेफिनेशन देख लीजिए क्या लिखा हुआ उसमें, any economic quantity that is positively correlated with overall state of the economy is said to be pro-cyclical। कोई सकारात्मक रूप से अगर किसी राज्य के अंदर या किसी स्टेट के अंदर कोई इकोनॉमी काम कर रही है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रो साइक्लिक इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसके क्या कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स हो, कुछ अच्छा प्रोड्यूस हो, इकोनॉमी में पैसा आए, लोगों को जॉब्स मिले, लोगों के पास सेविंग्स बढ़े, तो उसको बोलते हैं प्रो साइक्लिक इकोनॉमिक पॉलिसी। any quantity that tends to increase in expansion and tend to decrease in an recession is classified as a, यही मैंने बताया कि रिसेशन खत्म हो गया, लोगों को जॉब्स मिल रही हैं, वही सारी चीजें इसके अंदर लिखी गई हैं। और जीडीपी के अंदर इसमें अच्छा उछाल देखने को मिलेगा प्रो साइक्लिक इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर। दूसरा कौन सा होता है, काउंटर साइक्लिक पॉलिसीज। प्रो का अपोजिट काउंटर साइक्लिक हो गई, इसमें क्या है कि एन इकोनॉमी क्वांटिटी that is negatively correlated with the overall state of economy is said to be counter cyclical। मतलब इसमें क्या, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, उसको मतलब लोगों के पास कोई रोजगार नहीं है, कोई सेविंग्स नहीं है,
लाइफ की जो क्वालिटी है वो डिटेरियोरेट हो रही है, वो कम हो रही है, तो उस पॉलिसी को क्या बोलेंगे? काउंटर साइक्लिक पॉलिसीज। तो याद समझ आएगा। प्रो साइक्लिक मतलब प्रोफेशनल साइक्लिक इकोनॉमी, जिससे क्या है, लोगों में जॉब मिलेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज मिलेंगी, अच्छी एजुकेशन मिलेगी। और काउंटर साइक्लिक पॉलिसीज से क्या होगा? लोग बेरोजगार हो जाएंगे, उनके पास सेविंग्स नहीं बचेंगी, उनकी लाइफ की जो है क्वांटिटी या क्वालिटी, सॉरी, लाइफ की क्वालिटी कम हो जाएगी। ये सारी चीजें आप याद रखेंगे, प्रो साइक्लिक, ये सारी चीजें। आगे देखिए, जीडीपी को मेजर करने के कुछ यहाँ पर मेथड्स हैं, जीडीपी मेजरमेंट के मेथड्स। एक्सपेंडिचर मेथड पहला, दूसरा है इनकम मेथड, तीसरा है प्रोडक्शन या वैल्यू एडेड मेथड। जीडीपी को कैसे मापा जाता है? तीन तरीके हैं, खर्च या व्यय विधि, आय विधि और उत्पादन। पहले हम डेफिनेशन नहीं देखते, पहले बस इतना सोच लीजिए, एक्सपेंडिचर, कितना खर्चा किया जा रहा है, उस हिसाब से जीडीपी को काउंट किया जाना, जीडीपी को कैलकुलेट किया जाना कि कितना खर्चा किया जा रहा है। किसी इंडिविजुअल के बारे में हो सकता है, किसी कंट्री का जो है कितना खर्चा है, किसी कंट्री की गवर्नमेंट कितना खर्चा कर रही है, तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर मेथड। फॉर्मूला देख लीजिए, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सिंपल फॉर्मूला है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि जीडीपी का एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला क्या है। पहले डेफिनेशन देख लो, जीडीपी इज कैलकुलेटेड बाय सम ऑफ कंज्यूमर स्पेंडिंग, इन्वेस्टमेंट्स, गवर्नमेंट परचेज एंड नेट एक्सपोर्ट्स। तो इसको एक्सपेंडिचर मेथड में काउंट किया जाता है। सी का मतलब क्या है? कंजम्पशन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, सी प्लस इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट प्लस हो जाएगी, गवर्नमेंट परचेज वो प्लस हो जाएंगे इसमें। एक्सपोर्ट को क्या करेंगे? एक्सपोर्ट को माइनस कर देंगे, एम एक्सपोर्ट हो गए यहाँ पर। आई इन्वेस्टमेंट, जी की जो गवर्नमेंट की सर्विसेज उसमें ऐड हो जाएंगी। तो ये एक फॉर्मूला है जीडीपी का एक्सपेंडिचर मेथड। सिंपल सी चीजें हैं कि एक्सपेंडिचर करना, खर्च करना, कोई प्राइवेट खर्च कर सकता है, प्राइवेट प्लेयर या प्राइवेट पीपल्स खर्च कर सकते हैं, लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लोग खर्चा करते हैं खाने पीने पे, वो सारी चीजें कंज्यूमर जो खर्चा करता है, गवर्नमेंट कुछ खरीद के देती है, वो सारी चीजें एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर काउंट होती हैं। उसके बाद दूसरा है इनकम मेथड, कि कोई कितना कमा रहा है उस हिसाब से जीडीपी को कैलकुलेट करना। जैसे कि वेजेस कितने हैं, इंटरेस्ट रेट कितने हैं, प्रॉफिट कितना अर्न किया, रेंट कितना अर्न किया, इन सबको जोड़ के क्या है, इनकम मेथड से इनका जो है जीडीपी को काउंट किया जाता है। फिर तीसरा है प्रोडक्शन एडेड वैल्यू मेथड, estimated by adding the value added by all the firms. GVA gives a picture of economy from the producer side or supply side. The GDP gives the picture from the consumer side, demand side perspective, because it consider indirect taxes and subsidies. तो जीडीपी के अंदर ये सारी चीजें हैं, और जीवीए जो है वो प्रोड्यूसर साइड होती है, और जीडीपी जो है कंज्यूमर साइड होती है। समझ आया आपको सारी चीजें? क्योंकि जीडीपी में टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज को कंसिडर किया जाता है। ये सारे एक बार इस डेफिनेशंस को पढ़ लीजिएगा, सारी चीजें साफ साफ लिखी हुई हैं, आपको समझ आ जाएंगी। कोई डाउट हो तो आप लोग हमें पूछ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक डिफरेंस है जीएनपी और जीडीपी में, जीडीपी एंड जीएनपी में डिफरेंसेस है, वो देख लीजिए। पहले मीनिंग देखेंगे कि जीएनपी क्या होता है और जीडीपी क्या होता है। जीडीपी की फुल फॉर्म आप देख के आ चुके हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। किसी एक देश के अंदर, किसी एक देश या फिर एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर, उसके अंदर जितने भी लोग रहते हैं, उनके द्वारा जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की गई हैं पिछले एक साल में, उसकी जो फाइनल वैल्यू को क्या बोला जाता है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। दूसरी तरफ जीएनपी क्या होता है? ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। इसमें नेशनलिटी की बात होगी कि जिस देश के लोग, अब यहाँ पे मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, जीडीपी एंड जीएनपी, ये एक कंट्री है, इसमें यहाँ पर एक यूएसए का सिटीजन रहता है, एक इंडियन सिटीजन रहता है, एक पाकिस्तान सिटीजन रहता है, एक चाइनीज सिटीजन रहता है, इंडियन सिटीजन दो रहते हैं। अब ये 2 रुपए कमा रहा है, ये भी 2 रुपए कमा रहा है, ये भी 2 रुपए कमा रहा है, ये भी 2 रुपए कमा रहा है, और ये आदमी भी 2 रुपए कमा रहा है। सभी ये जो है 2-2 रुपए कमा रहे हैं। तो टोटल जीडीपी क्या हो गई? 1 2 3 4 5, तो 2 × 5, 10 रुपीज जो इनकी जीडीपी होगी, फाइनल जीडीपी कितनी होगी? 10 रुपीज। ये हम इंडिया की बात कर रहे हैं, ये इंडिया है। अब जीएन की बात क्या है? जीएनपी का मतलब है कि जितने
इसके लोगों ने पैसा कमाया है। तो इंडिया और इंडिया, कितने रुपए कमाए इन्होंने जीएनपी में? सिर्फ 4 रुपए ही कमाए गए। तो अपने लोगों के द्वारा जो पैसा प्रोड्यूस किया जाता है। अब यहाँ पर ये तो था भारत, इंडिया की बात होगी। अगर कोई इंडियन यूएसए में जाके काम कर रहा है, कोई इंडियन यूएसए में जाके काम कर रहा है, वो वहाँ पे 2-2 रुपए कमा रहा है या फिर कुछ और कमा रहा है, तो वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग उसको ऐड कर लेंगे। और अगर यहाँ पर जैसे ये लोग हैं, ये यहाँ से कमा के ले जाएंगे, तो ये क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो जीडीपी से, जीडीपी 10 थी, 10 में से 6 रुपए तो बाहर चले गए, और हमने बाहर से 2 रुपए कमा के लेके आए, तो वो यहाँ पर रख लिए। तो 12 में से 6 गया, 6 रुपये ही हमारी जो है जीएनपी हो गई। तो जीडीपी और जीएनपी में समझ आया कि जो भारत के लोग बाहर कमाने जाते हैं, वो कमा के भारत में भेजते हैं, वो ऐड होगा जीडीपी में। और जो बाहर बाहर से लोग इंडिया में कमाने के लिए आते हैं, वो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाता है। तो जीएनपी और जीडीपी आप अच्छे से समझ सकते हैं। ये मार्केट प्राइस या मार्केट वैल्यू पे मेजर किया जाता है जीएनपी को। प्रोड्यूस्ड बाय हुम, कौन प्रोड्यूस करता है इसको, किसके द्वारा ये उत्पादित किया जाता है? तो ये रेजिडेंट्स के द्वारा, जो भारत के लोग हैं उनके लोगों के द्वारा। और ये जितने भी लोग हैं, चाहे कोई इंडियन है चाहे कोई भी है, उस टेरिटरी के अंदर रहता है, तो वो प्रोड्यूस करता है सारा कुछ। नेट फैक्टरी इनकम क्या कहती है? जीएनपी इंक्लूड्स नेट फैक्टरी इनकम फ्रॉम अब्रोड, इसके अंदर इंक्लूड होती है। इसके अंदर जो है जीडीपी के अंदर इंक्लूड नहीं होती, जीएनपी में इंक्लूड होती है। नेट फैक्टरी इनकम फ्रॉम अब्रोड ऊपर हम पढ़ के आए हैं, इसमें जो है इंक्लूड नहीं होती। आगे देखिए। और जो इंटरमीडिएट्स गुड्स हैं, नो इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी इंक्लूडेड इन जीएनपी, और इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज आर नॉट इंक्लूडेड। मैंने आपको बताया कि जो जीडीपी की फुल फॉर्म है वो क्या है, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। कई बार एग्जामिनर क्या लिख देता है, इंटरमीडिएट, वो क्या कहता है, जीडीपी इज द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन ए कंट्री। तो इंटरमीडिएट वर्ड आ गया तो आप उसको कट करके आओगे, चाहे जीडीपी है चाहे जीएनपी है, इंटरमीडिएट वैल्यूज कभी भी इंक्लूड नहीं की जाती, जीडीपी जीएनपी किसी में नहीं। कैलकुलेट किस तरह से की जाती है मैंने आपको बता चुका हूं, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, सिंपल सा वही चीजें लिखी हुई हैं। उसके बाद कोस्ट क्या होता है, प्राइस क्या होता है। कोस्ट और प्राइस। कोस्ट का सिंपल शब्दों में समझिए, लागत और मूल्य। अब कोई भी कंपनी काम कर रही है, यहां पर एक एग्जांपल से बात करते हैं। एक कार मेकिंग कंपनी है, उसने एक कार प्रोड्यूस की, कोई भी कार मान लो, चलो हम कार का नाम रख देते हैं सी। इसने एक सी कार प्रोड्यूस की, एक कंपनी है कार मेकिंग, इसने सी कार प्रोड्यूस की। इस पे उसकी लागत कितनी है, जो कोस्ट है कितना आया, लागत या कोस्ट, वो है 5 लाख रुपए। इसने इसका प्राइस क्या फिक्स किया, 7 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए बीच में क्या होगा, इसका प्रॉफिट या मार्जिन। क्योंकि जो भी जितनी भी प्राइवेट कंपनीज है वो काम क्यों कर रही हैं, प्रॉफिट के लिए। कोई भी प्राइवेट कंपनी सेवा के लिए काम नहीं कर रही, वो अपने प्रॉफिट के लिए काम कर रही है। और कहीं ना कहीं इसमें कोई बुराई नहीं है, अगर कोई काम कर रहा है अपने प्रॉफिट के लिए तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आपको क्या मिल रही है, आपको सर्विसेज मिल रही है। अब जिसको कार चलानी है, जिसको कार का यूज है, वो कार परचेज कर लेगा 7 लाख रुपए में, क्या प्रॉब्लम है। 2 लाख रुपए इसने कमाया, तो ये 2 लाख किसी एक बंदे की जेब में नहीं गया। इस 2 लाख से क्या हुआ, इस 2 लाख से जो बिजली का जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरा गया है, इस 2 लाख से वेजेस दी गई हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, इस 2 लाख से और बहुत सारे काम है, आगे जो एडवर्टाइजमेंट करवाई गई है वो इसी 2 लाख से करवाई गई है। तो बहुत सारी चीजों के लिए मनी यूज होती है, ठीक है। तो कोस्ट एंड प्राइस के अंदर आप देख सकते हो दोनों में डिफरेंस क्या चीजें, आप एक बार थोड़ा पढ़ लीजिएगा, सारी चीजें साफ साफ लिखी हुई है। कंसेप्ट रिलेटेड टू कोस्ट एंड प्राइस, मार्केट कोस्ट, फैक्ट्री प्राइस, एक्स फैक्ट्री प्राइस, ये क्या फर्क क्या होता है। द टोटल कोस्ट एसोसिएटेड विद डिलीवरिंग गुड्स और सर्विसेज टू द कस्टमर, उसको बोलते हैं मार्केट कोस्ट। द मार्केटिंग कोस्ट में इंक्लूड्स एक्सपेंसेस एसोसिएटेड विद ट्रांसफरिंग टाइटल ऑफ गुड्स टू ए कस्टमर, स्टोरिंग गुड्स इन वेयर हाउसेज, पेंडिंग डिलीवरी, प्रमोटिंग द गुड्स और सर्विसेज, being sold और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोड्यूस प्रोडक्ट टू द पॉइंट ऑफ सेल। तो ये सारी चीजें क्या है, मार्केट कोस्ट के अंदर आ जाएंगी।
बाजार लागत, बाजार में क्या क्या चीजें लगती हैं, मैंने आपको बताया कि चीजों को स्टोर भी करना पड़ता है, गाड़ी को स्टोर करना पड़ेगा, लेके एजेंसी वाला अपने पास खड़ी रखेगा गाड़ी कई कई टाइम तक, वो उसको जो है क्या करवाता है, एडवर्टाइजमेंट भी करवाता है, आपके पास डिलीवर भी करता है। तो ये सारी जो है बाजार लागत बोलते हैं, इसको मार्केट कॉस्ट कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं ये कस्टमर ही पे करता है। फैक्ट्री प्राइस, जो फैक्ट्री के अंदर बना है, वो फैक्ट्री के अंदर जितना पैसा लगा है उसको क्या बोलते हैं, फैक्ट्री प्राइस बोलते हैं। द प्राइस चार्ज्ड बाय द प्रोड्यूसर टू होलसेलर एंड रिटेलर, बिकॉज दीज प्राइसेस आर द इवेंचुअली पास्ड ऑन द एंड कस्टमर्स। चेंज इन फैक्ट्री प्राइस आल्सो नोन एज प्रोड्यूसर प्राइस कैन बी लीडिंग इंडिकेटर ऑफ द कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन। तो जो फैक्ट्री प्राइस है, जो फैक्ट्री का मालिक लगाता है, उसको बोलते हैं फैक्ट्री प्राइस, जो वो लेता है। X factory price applied to a price. This means the price at the factory and does not include any other charges such as delivery or subsequent taxes. तो इसको बोलते हैं एक्स फैक्ट्री। आपने सुना होगा जब आप गाड़ी लेने जाते हैं तो एक्स शोरूम प्राइस बता देते हैं आपको, क्या बताते हैं, एक्स शोरूम प्राइस। एक बताते हैं जब गाड़ी परचेज करने जाते हैं एक्स शोरूम प्राइस, वो जैसे किसी गाड़ी का 12 लाख रुपए हो गया, मतलब उसका फैक्ट्री पे उसका खर्चा कितना है, ये 12 लाख रुपए। तो उसको बोलते हैं ऑन रोड प्राइस। दूसरा क्या बोलते हैं, ऑन रोड प्राइस, ये हो जाएगा 14 लाख रुपए। इसमें और बहुत सारी चीजें जो है ऐड कर दी जाएंगी। फाइनल प्राइस जो कस्टमर देता है वो ये 14 लाख रुपए देता है। इसके अंदर ये सारे जो है प्राइसेस इंक्लूड हो जाते हैं, मार्केट कॉस्ट भी इंक्लूडेड रहती है, फैक्ट्री प्राइस भी इंक्लूडेड रहता है, और एक्स फैक्ट्री प्राइस भी इंक्लूडेड रहता है। तो ये सारी चीजें आपको समझ आई। उसके बाद आगे देखिए, लिमिटेशंस ऑफ यूजिंग जीडीपी एज मेजरिंग ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। आर्थिक समृद्धि के मापन के संदर्भ में सकल घरेलू उत्पाद के उपयोग की सीमाएं, कि अगर आप जीडीपी को यूज करने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अगर आप जीडीपी का यूज करते हैं तो उसमें कौन कौन सी लिमिटेशंस हैं देख लेते हैं यहाँ पर। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी अक्रॉस वेरियस सेक्टर। आपको पता है जीडीपी के अंदर 3 सेक्टर हैं। प्राइमरी सेक्टर जो कि एग्रीकल्चर से संबंधित है, दूसरा सेक्टर है सेकेंडरी सेक्टर जो कि मैन्युफैक्चरिंग या फिर इंडस्ट्री से संबंधित है, तीसरा कौन सा है, टर्शियरी सेक्टर जिसको कि सर्विस सेक्टर कहते हैं। इकोनॉमी का बहुत ही कम परसेंट, नियर अबाउट 17% जीडीपी में योगदान है, लेकिन ये अराउंड 48 to 54% लोगों को क्या करते हैं, जॉब प्रोवाइड करवाते हैं। और तीसरी तरफ ये जो यहाँ पर इसका वैल्यू भी कम है और ये जॉब भी कम प्रोवाइड करवाते हैं, दोनों चीजें कम है। इसकी वैल्यू भी थोड़ी ज्यादा, वैल्यू जो है ज्यादा है और जॉब भी ठीक ठाक प्रोवाइड करवाते हैं। तो सबसे ज्यादा अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है सेक्टर्स के अंदर। ठीक है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स does not take into account externalities, benefit or harms to a firm or an individual caused to another for which they are not paid or penalized। मतलब इसमें बाहर के जितने भी अकाउंट्स हैं उनको नहीं काउंट किया जाता, और डज नॉट टेक इनटू अकाउंट नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, फॉर एग्जांपल हाउस होल्ड वर्क डन बाय हाउस वाइफ। तो जीडीपी के अंदर क्या है, मॉनेटरी वैल्यू ही काउंट की जाती है। अब घर में मदर जो है काम करती है, अगर वो हाउस वाइफ है तो उसका पूरा मेहनत जो उसको जीरो काउंट किया जाता है। अगर जैसे कि हाउस वाइफ होती है, जो भी लड़की है या फिर जो हाउस वाइफ है, वो घर में सारा काम करती है, बच्चों का ध्यान रखती है, बच्चों को पढ़ाती है, उसकी नेट इनकम क्या मानी गई है, नेट इनकम उसकी जीरो कही गई है, अगर वो जॉब कोई नहीं करती तो। अगर इसी हाउस वाइफ की जगह पे किसी को काम पे लगाया जाए तो शायद वो 5,000 रुपए मंथ या 10,000 रुपए पर मंथ वो लेके जाए, लेकिन इसका 10,000 रुपए काउंट नहीं होता जीडीपी में, इसको जीरो काउंट करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारी एक लिमिटेशन है कि इसकी मेहनत को कहीं भी काउंट नहीं किया जाता। उसके बाद कुछ डिफरेंसेस हैं। नेशनल इनकम क्या कहलाती है, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम कौन सी होती है, और पर्सनल इनकम कौन सी है। आल्सो कॉल्ड नेट नेशनल प्रोडक्ट एट द फैक्टर कॉस्ट। नेशनल इनकम को क्या कहा जाता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। कैसे निकाली जाती है नेट इनकम या नेशनल इनकम, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस और माइनस सब्सिडीज, या फिर सब्सिडीज को जोड़ दिया जाता है, यहाँ पर सब्सिडी जोड़ के देखिए। तो ये फॉर्मूला है नेट नेशनल इनकम का।
देश की राष्ट्रीय आय को निकालने का ये फॉर्मूला है, याद कर लेना, डायरेक्ट एग्जामिनर पूछता है। दूसरा है नेशनल डिस्पोजेबल आय, इसका ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला याद कर लेना और ये डेफिनेशन लिखी हुई है, पढ़ लेना एक बार। पर्सनल इनकम क्या कहलाती है? किसी एक पर्सनल इंडिविजुअल की इनकम, उसकी टोटल अर्निंग्स, उसकी इन्वेस्टमेंट्स, वो उसकी पर्सनल इनकम हो गई। पर्सनल इनकम का ये फॉर्मूला दिया हुआ, तो आप एक बार इसको रीड आउट कर लेना, जाके पढ़ लेना, समझ आ जाएगा, कुछ टफ नहीं है इसमें दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर टाइप्स ऑफ इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या है कि कोई ऐसा एक वर्कर है, वो काम कर रहा है, उसकी सैलरी है 1,000 रुपए, उसने टैक्स दिया 10 रुपए, तो उसके पास 990 रुपए ईयर के बच गए, तो इसको कहीं पर भी ये यूज कर सकता है, तो उसको बोलते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। अपने यूज के लिए जो पैसा बच जाता है काम करने के बाद, स्पेंड करने के लिए, उसको बोलते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, पीडीआई। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। टैक्सेस या फिर और सारी चीजें पे करने के बाद पीडीआई कैसे है? पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्स पेमेंट या नॉन टैक्स पेमेंट, कोई फाइन हो या फिर कुछ भी, जैसे ही चालान कट जाते हैं, तो वो सारी चीजें निकालने के बाद जो इनकम बचती है उसको बोलते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, जो आप खुद के ऊपर खर्च कर सकते हो। रियल इनकम क्या है? रियल इनकम इज इनकम ऑफ इंडिविजुअल और नेशनल आफ्टर एडजस्टिंग फॉर इन्फ्लेशन। जैसे मैंने आपको बताया था, फोन वाला एग्जांपल दिया था, वो रियल इनकम, उससे आप पता कर सकते हैं कि रियल इनकम क्या है, एक बार पढ़ लीजिएगा। फिर नॉमिनल इनकम क्या कहलाती है? जिसके अंदर की इन्फ्लेशन को एडजस्ट ना किया जाए। रियल के अपोजिट क्या हो गई? नेशनल, नॉमिनल इनकम हो गई। ये भी सारी चीजें यहाँ पर साफ साफ लिखी हुई, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद सब्सिडी क्या होती है? इंपॉर्टेंट ये चीज है, सब्सिडी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सब्सिडीज, सरकार कुछ ना कुछ पैसा देती है किसी काम के लिए, उसको क्या कहा जाता है? सब्सिडी। लेकिन हर जगह नहीं देती सरकार। A subsidy or government incentive is a form of financial aid or support extended to an economic sector, business, individual, generally with the aim of promoting economic and social policies। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक पॉलिसीज को, सोशल पॉलिसीज को प्रमोट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में सरकार पैसा देती है, उसको सब्सिडीज कहा जाता है। किस किस सेक्टर में देती है? प्रोडक्शन सब्सिडी, एक्सपोर्ट सब्सिडी, इंपोर्ट सब्सिडी, तो ये डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में दी जा सकती है। जैसे आपको एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये क्या करता है? अपने पास फूड स्टोर रखता है, फूड स्टोर करके रखता है, ताकि बुरे वक्त में या फिर इन्फ्लेशन के टाइम पे या भूखमरी महामारी के टाइम पे ये जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस सिस्टम के थ्रू चीजों को लोगों तक पहुंचाया जाए। तो आपको पता है 3 तरह के कार्ड बनते हैं। अंत्योदय कार्ड, आगे मैं करवाऊंगा, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेनी है। अंत्योदय कार्ड जो बिल्कुल गरीब लोग होते हैं। दूसरा होता है एपीएल, अबव पॉवर्टी लाइन, और एक होता है बिलो पॉवर्टी लाइन। तो अंत्योदय कार्ड बीपीएल से भी गरीब लोगों का बनता है, बिलो पॉवर्टी लाइन। अब ये जो बीपीएल परिवार के लोग हैं, इनको राशन 2 रुपए पर केजी मिलता है, तो बाकी पैसा कहाँ से आता है? अब वैसे तो आपको पता है राशन 18 रुपए 20 रुपए किलो है, तो बाकी पैसा कहाँ पे आता है? वो सब्सिडी के रूप में मिलता है। दूसरा देखिए, अगर कोई स्टूडेंट है, पढ़ा लिखा है, उसने ग्रेजुएशन कर रखी है, कोई स्टूडेंट है उसने ग्रेजुएशन की हुई है, वो आगे पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहता है, उसको जो है जो सरकार क्या करती है, गवर्नमेंट उसको लोन प्रोवाइड करवा देती है, और लोन का कुछ इंटरेस्ट बनेगा, वो इंटरेस्ट पे क्या मिल जाती है उसको? सब्सिडी। मतलब जितना लोन लिया है उतना ही चुकाना है, कोई इंटरेस्ट नहीं देना। इंटरेस्ट पे क्या दे दी? सब्सिडी, अनुदान, सरकार ने माफ कर दिया उसका लोन। तो लोन माफ नहीं किया, उसका इंटरेस्ट माफ किया, तो उसको सब्सिडी बोलते हैं। ये अलग अलग सेक्टर्स में पैसा प्रोवाइड कराया जाता है, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, ये सारी चीजें अच्छे से लिखी हुई हैं। उत्पादन अनुदान, निर्यात अनुदान, आयात अनुदान। उसके बाद ग्रोथ रेट एंड जीडीपी डिफ्लेटर। ग्रोथ रेट क्या होता है? देखिए, ग्रोथ रेट परसेंटेज में डिफाइन की जाती है। जीडीपी प्रेजेंट ईयर माइनस लास्ट ईयर, जो कि प्रेजेंट ईयर की जीडीपी है। मान लो लास्ट ईयर कितनी थी? 100 थी। एक एग्जांपल से समझिए, लास्ट ईयर जीडीपी थी 100, प्रेजेंट ईयर जीडीपी है 110। तो प्रेजेंट की 110 माइनस लास्ट ईयर की जीडीपी डिवाइड बाय लास्ट ईयर की जीडीपी 100 इनटू 100।
तो ग्रोथ रेट कितनी हुई, 10% की ग्रोथ हो गई। ठीक है, अगर मैथ ठीक ठाक आता है आपको तो आप समझ जाएंगे कि जो 10% की क्या हो गई, ग्रोथ हो गई। तो इसी तरह से ग्रोथ रेट निकाला जाता है। फिर होता है जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी एट करंट प्राइस 2019, रियल जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस बेस ईयर 2011 इंटू 100। जो इस टाइम पे आप नॉमिनल जीडीपी ऊपर पढ़ के आए, जीडीपी नॉमिनल जीडीपी वो करंट प्राइस पे, और रियल जीडीपी किस प्राइस पे, बेस प्राइस पे। जैसे कि अब यहाँ पर जीडीपी कितनी थी, मैंने आपको बताया फोन 200 का हो गया, तो 2000 रुपये। फोन वाला एग्जांपल फिर से बता देता हूँ। और बेस ईयर में 10 फोन कितने के थे, 1000 के। यहाँ पर जीडीपी डिफ्लेटर कितना है, 100%। 100% जीडीपी बढ़ चुकी है। जो चीज पहले 1000 रुपये में आती थी, अब वही चीज कितने में आएगी, 2000 रुपये में आएगी। जो पहले चीज 100 रुपये में मिलती थी 2011 के अंदर, वो भी कितने में मिलेगी, 200 में मिलेगी। तो यही क्या कहलाता है, जीडीपी डिफ्लेटर कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे। ये सारी चीजें थोड़ी लिखी गई इसके बारे में डिटेल, आप इसको देख लीजिएगा एक बार। जितना रेशियो हाई रहेगा उतने ही जीडीपी डिफ्लेटर के अंदर वैल्यू हाई जाएगी। The GDP deflator is reported by Ministry of Statistical and Program Implementation। तो जीडीपी डिफ्लेटर देता कौन है, तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है ये जीडीपी डिफ्लेटर। उसके बाद आगे देखिए, डिफरेंस बिटवीन ये रियल जीडीपी वर्सेस नॉमिनल जीडीपी आप लोग कर चुके हैं ऊपर। जीडीपी प्राइस डिफ्लेटर मेजर्स द डिफरेंस बिटवीन रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। तो डिफ्लेटर का क्या काम होता है, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी डिफरेंस पता करना। आप ऊपर ही समझ के आ चुके हैं पहले। Nominal GDP differs from the real GDP as former does not include inflation while the latter does। तो इसमें क्या है, रियल में तो इंक्लूडेड होती है, रियल जीडीपी में इंक्लूडेड होती है, लेकिन नॉमिनल में इन्फ्लेशन इंक्लूड नहीं होती है। नॉमिनल जीडीपी विल मोस्ट ऑफन बी हायर देन द रियल जीडीपी इन एन एक्सपेंडिंग इकोनॉमी। जो इकोनॉमी फल फूल रही है, बढ़ रही है, तो उसमें जो है जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी हमेशा हायर होनी चाहिए देन द रियल जीडीपी। ये चीजें लिखी है इसमें। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन सीपीआई एंड जीडीपी डिफ्लेटर। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड जीडीपी डिफरेंस, जो है जीडीपी डिफ्लेटर में डिफरेंस क्या है, ये यहाँ पे बताया गया है। जीडीपी डिफ्लेटर मेजर्स द प्राइस ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। तो जीडीपी डिफ्लेटर के द्वारा क्या किया जाता है, सभी गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस को क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है कि प्राइस कितने बढ़े हैं या कितने घटे हैं। दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया था ना, जीडीपी डिफ्लेटर जो पहले कि पहले फ़ोन 100 रुपए का था, बाद में फ़ोन सेम फ़ोन 200 का हो गया, तो क्या हमें पता चल गया प्राइस का क्या डिफरेंस है दोनों में, तो ये जीडीपी डिफ्लेटर बताता है। समझ आया। वेयर एज द सीपीआई मेजर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मेजर्स द प्राइस ऑफ ओनली द गुड्स एंड सर्विसेज बॉट बाय कंज्यूमर। सीपीआई क्या करता है, जो कंज्यूमर खरीद रहा है सिर्फ उसकी वैल्यूज बताता है, उसके प्राइसेस के बारे में बताता है। जीडीपी डिफ्लेटर पूरी इकोनॉमी के अंदर जो भी चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं उन सभी का प्राइस बताता है। ये डिफरेंस समझ आया। Thus, and the increase in the price of goods bought by the firms or the government will show up in the GDP deflator but not in the CPI। इसका क्या मतलब हुआ कि कोई चीज किसी सरकार ने परचेज की है, किसी गवर्नमेंट ने, या फिर किसी कंपनी ने परचेज की है, तो उसको जीडीपी डिफ्लेटर के अंदर तो शो किया जाएगा, लेकिन उसको जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में शो नहीं किया जाएगा। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में वही चीजें शो की जाती हैं जो कंज्यूमर यूज करता है। गवर्नमेंट या कंपनी क्या खरीदती है, उसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। जीडीपी डिफ्लेटर इंक्लूड्स ओनली दोज गुड्स प्रोड्यूस्ड डोमेस्टिकली। जीडीपी के अंदर वही चीजें काउंट होती हैं जो एक जियोग्राफिकल लोकेशन के अंदर, जियोग्राफिकल एरियाज के अंदर जो है प्रोड्यूस की गई होती हैं। इंपोर्टेड गुड्स आर नॉट पार्ट ऑफ जीडीपी एंड डू नॉट शो अप इन द जीडीपी डिफ्लेटर। तो ये जीडीपी डिफ्लेटर में नहीं दिखाई जाती, इंपोर्ट जो इंपोर्ट की जाती है सर्विसेज या गुड्स। CPI is computed using a fixed base of goods, whereas the GDP deflator allows the basket of goods to change over time as the composition of GDP changes। तो CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर एक बास्केट होती है। बास्केट का क्या मतलब है, एक टोकरी, उसके अंदर कुछ चीजें फिक्स कर दी गई हैं।
कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। एक एग्जांपल से समझिए। एक टोकरी है, इस टोकरी के अंदर एक पैकेट यहाँ पर रखा हुआ है, ब्रेड का पैकेट रखा हुआ है, कुछ यहाँ पर बनानास रखे हुए हैं, एक एप्पल रखा हुआ है, एक नाइफ रखा हुआ है यहाँ पर, एक जैम का यहाँ पर एक जैम का मतलब बॉटल है जैम की, ब्रेड, जैम, एप्पल और ये बनानास और एप्पल और एक नाइफ। ये 5 चीजें हैं। इससे काउंट किया जाएगा कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स किस देश में कितना है। इसकी वैल्यू इंडिया में भी चेक की जाएगी। ये सारी चीजें 100 रुपए में आ रही हैं। इसकी वैल्यू यूएस में भी चेक की जाएगी कि ये सारी चीजें मतलब कहीं ना कहीं $10 में आ रही हैं। इसकी वैल्यू रशिया में भी चेक की जाएगी। इसकी वैल्यू चाइना में भी चेक की जाएगी। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के अंदर चेक किया जाता है कि वो जो बास्केट है उस बास्केट की क्या वैल्यू है, बास्केट के अंदर जो गुड्स है वो कितने में मिल रही है। तो इसलिए बहुत सारी जो है इंटरनेशनल लेवल पे भी सीपीआई जो है यूज किया जाता है। तो समझिए आप सीपीआई क्या होता है, जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, सारी चीजें, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी। बस एक बार आप खुद से इसको पढ़ लोगे ना नोट्स को, तो चीजें सारी समझ आ जाएंगी। समझाने वाली चीजें मैंने समझा दी हैं, उसके बाद थोड़ा सा आपको रिवीजन जरूर करना है, अदरवाइज भूल जाओगे आप। ये सारा करवा दिया मैंने। अभी अब देखिए कुछ रिपोर्ट्स जो कि एग्जामिनर डायरेक्ट पूछता है। रिपोर्ट कौन रिलीज करता है और इससे क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। पहली रिपोर्ट है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट का नाम है। कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक। साल में 2 बार जारी की जाती है, एक बार जनवरी में और एक बार जून में। और ये यहाँ पर छोड़ दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है। बस इतना याद रखिए कि ग्रोथ इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस वर्ल्ड बैंक जारी करता है और ये 2 बार साल में जारी की जाती है। दूसरी रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, इसको कौन जारी करता है? आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये भी वर्ष में 2 बार जो है पब्लिश की जाती है, अप्रैल और अक्टूबर में। ये मंथ नहीं पूछता, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए कि 2 बार जारी की जाती है, और इसमें कुछ नहीं पढ़ना आपको आगे। तीसरा है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, जीएफएसआर। किसके द्वारा जारी की जाती है? आईएमएफ के द्वारा। ये भी वर्ष में 2 बार जारी की जाती है, अप्रैल एंड अक्टूबर में। आईएमएफ 2 रिपोर्ट्स जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक और ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। कब कब? अप्रैल और अक्टूबर में। वर्ल्ड बैंक एक रिपोर्ट जारी करता है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस। ये भी साल में 2 बार जारी की जाती है। इसके बाद आगे देखिए, आरबीआई के द्वारा कुछ रिपोर्ट्स जारी की जाती हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन जारी करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इशूड ट्वाइस ए ईयर, साल में 2 बार जारी की जाती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। तो क्वेश्चन एक बार कैसा पूछा गया था एग्जाम में? आरबीआई इश्यूज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। पहला तो ये ठीक था, सबको पता था कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आरबीआई के द्वारा जारी की जाती है। पहला पॉइंट सभी को पता था। दूसरे में क्या लिखा था? इट इज इशूड ट्वाइस ए ईयर। यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज थे कि साल में एक बार जारी की जाती है, 2 बार। तो उन्होंने क्या सोचा स्टूडेंट्स ने कि एक ही बार जारी की जाती होगी, तुक्का मारा और क्वेश्चन गलत हो गया। लेकिन ये 2 बार जारी की जाती है, इसलिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। आगे देखिए, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाती है ये। नेक्स्ट जो देखिए, सिक्स्थ, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट यूएनसीटीएडी द्वारा ये जारी की जाती है। नेक्स्ट रिपोर्ट जो है ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये भी यूएनसीटीएडी के द्वारा जारी की जाती है। तो ये सारी चीजें आप लोग जो है याद रखिएगा। ये कुछ रिपोर्ट्स थी, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स, जो पहले लेक्चर में करवाने लायक थी वो मैंने करवा दी। तो ये हमने काफी कुछ आज हमने कवर किया। एक बार फिर से थोड़ा ओवरव्यू करवा देता हूँ, ताकि चीजें याद रह जाए। ऐसा ना है कि आप भूल ही जाओ कि क्या करवाया था सर ने, क्या नहीं करवाया था। यहाँ पर देखिए, फर्स्ट चैप्टर किया इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है, ग्रोथ से किस तरह से आगे डेवलपमेंट की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं, पहला चैप्टर किया। कल हम करेंगे प्लानिंग इन इंडिया, भारत में आर्थिक आयोजन पढ़ेंगे कल। उसके पहले हमने क्या देखा था? इकोनॉमिक ग्रोथ की डेफिनेशन देखी थी, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी देखी हमने। पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ से। तो इकोनॉमिक ग्रोथ देखी, टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज देखी, फिर ये ट्रेडिशनल मार्केट, कमांड, मिक्स्ड, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी अच्छे से। उसके बाद सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी देखे हमने, कौन कौन से सेक्टर्स हैं, प्राइमरी, द्वितीयक, तृतीयक, ये सारी चीज़ें पढ़ी। ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के बारे में पढ़ा आप लोगों ने।
प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, प्राइवेट ओनरशिप, पब्लिक सेक्टर्स के बारे में सारी चीज़ें देखी। इकोनॉमिक और ग्रोथ में क्या डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है, ये चीज़ें पढ़ी आप लोगों ने। उसके बाद हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स, क्या-क्या हिस्ट्री से संबंधित चीज़ें थी, वो सारी आप लोगों ने देखी। और फिर आर्थिक विकास के कुछ मापक थे कि इकोनॉमी की ग्रोथ को कैसे मेज़र किया जाता है, जीडीपी क्या होता है, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने अच्छे से पढ़ी। ये सारा आपने कवर किया। जीडीपी को मापने की 3 टेक्निक्स हैं, कौन-कौन सी, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड और प्रोडक्शन वैल्यू एडेड मेथड। तो ये तीनों मेथड आपने किए। फिर दोनों में डिफरेंस, जीएनपी और जीडीपी में क्या डिफरेंस था, आप लोगों ने ये किया। कॉस्ट वर्सेस प्राइस, थोड़ी सी डेफिनेशन जाके देख लेना आप लोग। मार्केट कॉस्ट, फैक्ट्री प्राइस, एक्स फैक्ट्री प्राइस, ये सारी चीज़ें की। नेशनल इनकम क्या कहलाती है, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या कहलाती है, पर्सनल इनकम क्या कहलाती है, ये सारी चीज़ें आपने अच्छे से पढ़ ली हैं। सब्सिडीज के बारे में जान लिया। ग्रोथ रेट एंड जीडीपी डिफलेटर के बारे में आप लोगों ने जान लिया सारी चीज़ें। उसके बाद कुछ रिपोर्ट्स जो कि फर्स्ट चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। रिपोर्ट्स आपको करवाने को एक दिन में सारी रिपोर्ट्स मैं करवा सकता हूँ, लेकिन उसका फायदा नहीं है। इसमें सिर्फ 7 रिपोर्ट्स करवाई हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। 7 रिपोर्ट इस लेक्चर में की हैं, 4 या 5 नेक्स्ट में करेंगे। आपको टोटल 16 लेक्चर्स हैं। अगर डेली हम जो 5-6 रिपोर्ट्स करेंगे तो सारी रिपोर्ट्स आपकी जो है क्लियर हो जाएंगी, कोई डाउट नहीं बचेगा। इसके अलावा कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना, वहाँ पर सारी चीज़ों की डिटेल दी गई है। अगर आप वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन दबा लो, तभी नेक्स्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलेगा आपको। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, वहाँ पर सारी चीज़ों की जानकारी दी गई। अगर आप ये लेक्चर एप्लीकेशन पे देख रहे हैं तो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, वहाँ पर सारी चीज़ों की जानकारी दी गई है। या इससे पहले वाले लेक्चर्स देख लेना, वहाँ पर सारी जानकारी उसमें दी होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।